नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। उत्तराखंड प्राइम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे खबरों की। सीएम तीरथ सिंह रावत ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता अहम है। प्रेस किसी भी समाज का आईना होता है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने यह भी कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पूरा विश्व प्रभावित हुआ है और इस महामारी से बचाव के लिए प्रेस के माध्यम से जन जागरूकता के प्रसार में सराहनीय पहल हुई है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने सभी पत्रकारों के स्वास्थ्य और सभी स्वास्थ्य के लाभ की कामना भी की है। तो जैसा कि सीएम तीरथ सिंह रावत ने सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं दी है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर और पत्रकारों के स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की है। तो मीडिया लोकतंत्र का जैसा कि चौथा स्तंभ है और ये भी बात उन्होंने कही है। रेमडेसिविर का लगातार डिस्ट्रीब्यूशन जारी है। हम लोग काफ़ी हद तक सफल रहे हैं अभी तक इसकी सप्लाई को स्मूथ करने में, सेटल नॉर्मलाइज करने में। अभी भी कहीं कहीं से बात आती रहती है। तो हम लोग, भारत सरकार ने हमारा कोटा और बढ़ाया, अभी हमको और दिया है। आज भी हम 2000 रिसीव कर रहे हैं और हमने एक सिस्टम बना दिया जिसमें कि डेली हम पिक करते रहेंगे। जो अलग अलग कंपनी है जहाँ से हमको लोकेशन मिला उससे हम डेली पिक करते रहेंगे और जो जहाँ पे जिस हॉस्पिटल में ज़रूरत होगी वहाँ पर लगातार हम भेजते रहेंगे। ये हम लोगों ने सिस्टम बना दिया है और राजेश कुमार जो हमारे प्रभारी सचिव हैं वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं लगातार, क्योंकि मैं स्वास्थ्य विभाग से हूं तो इसलिए मैं सुपरवाइज कर रहा हूं, ताकि वो नीचे की मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं। इसमें हम लोग ये भी ट्राई कर रहे हैं जानने के लिए कि जो दवाई का इंजेक्शन है वो अगर किसी के पास जा रहा है, किसी पेशेंट के पास, तो कौन है पेशेंट, और उसको भी हम लोग उसका डिटेल ले रहे हैं सारे रिटेलर से, सारे हॉस्पिटल से। कुछ हॉस्पिटल्स ने अभी नहीं दिया है, उसको हम ट्राई कर रहे हैं लेने के लिए। सारे रिटेलर से भी लिया हमने। सभी विभागों के आपसी समन्वय से हर पंचायत में कोशिश की जा रही है कि जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं वो होम आइसोलेशन में रहें और जो कोविड-19 के बिहेवियर जो प्रोटोकॉल बताया गया है, अगर उसका कहीं उल्लंघन होता है तो स्थानीय प्रशासन को और स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाए, ताकि उसको हम कानूनी रूप से भी मेंटेन कर सकें। साथ में हर पंचायत, ग्राम पंचायतों में किसी एक सार्वजनिक भवन को, भले ही वो विद्यालय का भवन हो या अन्य सामुदायिक भवन हो या पंचायत घर हो, उसमें एक इस तरीके के अगर पेशेंट आते हैं या कोई प्रभावित है, कोविड से प्रभावित है, तो उसको रखने के लिए अगर उसके घर में आवश्यक प्रबंध नहीं है तो वो आवश्यक प्रबंध हम वहाँ कर सकें, उसको भी आश्वस्त किया जा रहा है। उसमें साफ़ सफाई, बिजली पानी की व्यवस्था और प्रॉपर सैनिटाइजेशन के काम किए जा रहे हैं। रेमडेसिविर का लगातार डिस्ट्रीब्यूशन जारी। और ये बड़ी खबर देहरादून से। कोरोना के 5403 नए संक्रमित पाए गए हैं। 24 घंटे में 128 संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है और संक्रमितों की संख्या 1,97,023 पार कर चुकी है। 1,34,488 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, यानी कि संक्रमण दर भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इस बीच संक्रमितों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है और 3,000 से ज्यादा मौत भी हो चुकी है अब तक। तो तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है और 24 घंटे के अंदर अंदर 128 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या जो आंकड़ा है वो 1 लाख के पार हो चुका है। 2 लाख के करीब अब पहुंचने जा रहा है ये आंकड़ा उत्तराखंड में। और जहां स्वस्थ हो चुके मरीजों की संख्या 1,34,488 पहुंच चुकी है। तमाम कवायद, तमाम कोशिशें जारी हैं बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने की, और इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार हर कोशिश कर रही है ताकि बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोका जा सके, लोगों की जान बचाई जा सके। क्योंकि जिस तेजी से संक्रमण दर बढ़ रही है उसमें रिकवरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है और कोरोना के 5,408 नए संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं अब तक। 24 घंटे में 128 मौत हो चुकी है। तो चिंता का विषय बना हुआ है हर किसी के लिए इस समय कोरोना संक्रमण, और पूरा देश इस स्थिति से जूझ रहा है। और ऐसे में तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो तमाम राज्य सरकारों की बात कर ले, चाहे हम फिर वो केंद्र सरकार की बात कर ले। हर कोशिश, हर प्रयास जारी है लोगों की जान बचाने के लिए।
लेकिन जो संक्रमण की दूसरी लहर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बार बार हम यही जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जो दूसरी लहर है उससे बचने के लिए तमाम एहतियाती कदम बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और देहरादून से बड़ी खबर, 7 पीसीएस अधिकारियों का तबादला हो चुका है। पीसीएस रामजी शरण शर्मा महाप्रबंधक गढ़वाल मंडल विकास निगम बनाए गए हैं। पीसीएस प्रकाश चंद्र दुमका बने हैं सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण। पीसीएस गिरीश चंद्र गुणवंत बने हैं अपर जिलाधिकारी फाइनेंस देहरादून। पीसीएस हरवीर सिंह सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। पीसीएस वीर सिंह बने हैं अपर जिलाधिकारी प्रशासन देहरादून। पीसीएस ललित नारायण मिश्र सचिव हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। तो 7 पीसीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं और सभी को नई जिम्मेदारी से नवाजा गया है। तो बड़े स्तर पर पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 7 पीसीएस अधिकारियों के एक साथ तबादले किए गए हैं, जहां सभी पीसीएस अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पीसीएस रामजी शरण शर्मा बनाए गए हैं। पीसीएस प्रकाश चंद्र दुमका बने सचिव मसूरी देहरादून प्राधिकरण और पीसीएस गिरीश चंद्र गुणवंत बने हैं अपर जिलाधिकारी फाइनेंस देहरादून और पीसीएस ललित नारायण मिश्र सचिव हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। तो इसी तरीके से पीसीएस तबादले किए गए हैं। बड़े स्तर पर 7 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। और कोरोना जैसी आपदा में धर्मनगरी हरिद्वार में कालाबाजारी करने वाले लोग सक्रिय हैं। पुलिस ने कार्रवाई की है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर के साथ रेगुलेटर भी बरामद किए गए हैं लोगों के पास से। हरिद्वार में रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर और अन्य जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले लोग बड़े पैमाने पर सक्रिय हो चुके हैं और इन्हें रोकने का प्रयास भी बड़े स्तर पर ही जारी है। इसी को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार ने सभी थानों को निर्देशित किए जाने के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई और जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ऑक्सीजन रेगुलेटर की कालाबाजारी करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों से ऑक्सीजन सिलेंडर के 11 रेगुलेटर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दोनों युवकों पर आपदा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश कर दिया है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते थे ये आरोपी। आपदा अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है और पकड़े गए युवकों के नाम एसएल अरोड़ा बताया जा रहा है और सनी सिंह बताया जा रहा है। देखिए, जो कोविड का संक्रमण चल रहा है इस समय काफ़ी सीरियस है और जो लाइफ सेविंग ड्रग या अन्य चीज़ें हैं, जो भी सपोर्ट मेडिकल इक्विपमेंट है, लगातार हमें सूचना मिल रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा जैसे रेमडेसिविर मेडिसिन की या ऑक्सीजन फ्लो मीटर की या ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जा रही है। इसी के संदर्भ में एसएसपी महोदय द्वारा सभी को निर्देशित किया गया था कि जहां भी इस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो तत्काल उस सूचना को वेरीफाई करने के बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसी क्रम में हमें सूचना मिली थी कि ये 2 लड़के हैं जो लगातार संगठित रूप से जो 800, 850, 1100 रुपए का ऑक्सीजन फ्लो मीटर है, इसको लोगों को 6000 रुपए में बेच रहे हैं। और खबर रुड़की के मंगलौर से है, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अस्पतालों में लोगों के इलाज के लिए कोई सुविधा मौजूद नहीं है। जबकि लोग इलाज के लिए अस्पतालों के बाहर चक्कर काट रहे हैं। निजी अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है। सभी मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है। संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अस्पतालों का हाल बदहाल है। बेड और ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन इस सब के बावजूद देखा जा रहा है कि जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं,
वो नाकाफी साबित हो रही हैं इन मरीजों के लिए जो अस्पताल में खुद भर्ती हैं पहले से मरीज, उनके लिए जब जो तमाम मौजूदा इंतजाम है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, तो जो अस्पतालों के बाहर मरीज हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। तो ना अस्पतालों में बेड्स हैं पूरी तरीके से, ना पर्याप्त ऑक्सीजन है और अस्पतालों का हाल इसी तरीके से बदहाल है। पहले ही जब उत्तराखंड में तमाम अस्पतालों की हमने देखी थी तस्वीरें किस तरीके से बदहाल व्यवस्था में थे, और अब जब कोरोना संक्रमण है तो ऐसे में और भी ज्यादा खतरा बना हुआ है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच इस तरह की तस्वीरें अस्पतालों की सामने आ रही हैं कि कर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और समझिए कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। बाहर उसका SpO2 चेक करते हैं कि उसका SpO2 लेवल है कितना, फिर उसकी चेस्ट को चेक करते हैं कि भाई इसकी चेस्ट में हमें कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, ठीक है ना। फिर हम उनकी रिपोर्ट को देखते हैं कि भाई इनके पास कोई कोविड की रिपोर्ट है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर नहीं है तो हम उनको बाहर से ही एक दो मेडिसिन सजेस्ट करके और उनको कहते हैं भाई इनकी कोविड की रिपोर्ट करा के आप ले आइए। अगर नेगेटिव है तो हम एडमिट कर लेते हैं और अगर पॉजिटिव है तो हम उनको हायर सेंटर रेफर कर देते हैं। एंटीजन किट हमारे पास कल आ गई थी, 1-2 दिन के लिए बीच में थोड़ा खत्म हुई थी। अब टेस्ट हम दोबारा शुरू कर दिए है, रैपिड एंटीजन टेस्ट यहाँ आराम से हो रहा है। रही बात कोविड पेशेंट्स की, तो इमरजेंसी में हमारे पास 2 बेड ही हैं, वहाँ पर हम उनको इमरजेंसी में ट्रीट कर रहे हैं। बाकी जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, कम जिनको संक्रमित लग रहा है, उनको हम आइसोलेशन किट देके होम आइसोलेट कर रहे हैं। ऑक्सीजन की क्या सुविधा है? ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे पास यहाँ पर 13-14 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं जो अभी हमने परसों सारे रिफिल करवा दिए थे, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी यहाँ सुविधा है। खबर लालकुआ से है, जहां 2 मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने बच्चियों के पिता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दुष्कर्म की कोशिश में एक बच्ची के चेहरे पर आरोपी ने नाखून के निशान भी बनाए। तो दुष्कर्म का ये मामला सामने आया है। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित के पिता ने तहरीर दी थी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस की ओर से पूरी छानबीन जारी है। और बच्ची के चेहरे पर नाखून के भी निशान पाए गए हैं। तो इस तरीके का ये मामला सामने आया है एक बच्ची से दुष्कर्म का, जिसके बाद मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन बहुत ही निंदनीय है, इस तरीके की वारदात पर आखिर कब लगाम लगेगी। तो लालकुआं से ये तस्वीर भी सामने आई है और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस बच्ची को अकेला पाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से ये वारदातें सामने आती हैं, हर किसी का दिल दहला रही है कि आखिर कब बेटियां सुरक्षित होंगी, कब महिलाएं सुरक्षित होंगी, कब बच्चियां सुरक्षित होंगी। संवाददाता मुकेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, दुष्कर्म का ये मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी है? क्या आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है? जी अंजलि, बताना चाहूंगा ये लालकुआं देर साहब की घटना है, जहां 2 नाबालिग बच्चियां, एक 4 साल एक 5 साल के मासूम बच्चियों को एक नशे में धुत युवक ने दुष्कर्म की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद भीड़ ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी धुनाई करी, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कोतवाली ले आई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। तो 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म का ये मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने मौके से आरोपी को धर दबोचा और पुलिस को सौंप दिया।
उधर चमोली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2.5 माह की बच्ची का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी के मुताबिक 2.5 माह की बच्ची को उसके परिजन गंभीर हालत में अस्पताल ले आए थे। बच्ची का एंटीजन टेस्ट करने पर उसका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया और इसके तुरंत बाद ही बच्ची ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। तो वहीं बच्ची की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसके परिजनों का भी एंटीजन टेस्ट किया गया। एंटीजन टेस्ट में बच्ची की दादी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जबकि बच्ची की मां और दादा की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं बच्ची के परिजनों की RT-PCR टेस्टिंग भी की जाएगी और रिपोर्ट आने तक सभी को होम आइसोलेट किया जाएगा। उनके द्वारा बताया गया कि एक बच्ची जो आलकोट कुलसारी की रहने वाली है, 2.5 महीने की बच्ची, जिसको क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में लाया गया था। जब उसका इलाज के दौरान ही उसकी डेथ हो गई और कोविड टेस्ट करने के बाद एंटीजन जब किया गया तो बच्ची पॉजिटिव पाई गई है। जो उसको साथ में लेके आए थे बच्ची की मम्मी, दादी और दादा। बच्ची की मम्मी और दादा नेगेटिव हैं और बच्ची की दादी को भी पॉजिटिव पाया गया है। तो ऐसे में क्या बॉडी बैग का इंतजार कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने बताया कि बॉडी बैग में रखने के बाद ACMO से हमने जब वार्ता की है और उसके बाद इसको परिवार को हैंडओवर कर दिया जाए। आने में लगातार देरी हो रही, जिसका सीधा असर संक्रमण पर पड़ रहा है। हम देखते हैं कि एक छोटी सी जगह थराली कस्बा है और थराली कस्बे में CHC जो प्रभारी है वो कहती हैं कि लगभग 27 से 28 मार्च को उनके द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई थी उनकी रिपोर्ट नहीं आ पाई है। तो यानी कि सीधा सा मतलब है कि 1 सप्ताह से अधिक, और सरकारें कहती हैं कि लगातार जांच कराएं। आखिर रिपोर्ट लेने के बाद आदमी अपना इलाज भी कराए, उसको परेशानियां हो रही तो उसको अस्पताल तक आना पड़ेगा। इस दौरान वो कई लोगों के संपर्क में आता है और जिससे कि कहीं ना कहीं संक्रमण की दर बढ़ती है। उधर काशीपुर में कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए एसपी ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। अपर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने पूरे बाजार का पैदल ही जायजा लिया और बाजार में जरूरत का सामान लेने वाले लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की अपील भी की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 12 बजे बाजार बंद होने के समय तक सभी दुकानदारों को दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया है। वहीं पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके 85,000 रुपए से भी ज्यादा का जुर्माना वसूल चुकी है। तो बाजार में जिस तरीके की भीड़ उमड़ रही थी उसको पूरी तरीके से खत्म करने की अपील की जा रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का, अगर जरूरी सामान लेने के लिए लोग आ रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बेवजह भीड़ ना लगाएं, क्योंकि 12 बजे सभी दुकानें बंद हो जाएंगी और लोग बेवजह ना घूमें। और उधर 4 धाम यात्रा के लिए SOP जारी कर दी गई है। इस बार ना लगेगा टीका और ना ही बटेगा प्रसाद। ये नई SOP जारी की गई है 4 धाम यात्रा को लेकर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा स्थगित पहले ही कर दी गई थी और अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। SOP नई जारी की गई है जिसमें ये कहा गया है कि ना तो अब टीका लगेगा और ना ही प्रसाद बांटा जाएगा। तो 4 धाम यात्रा के लिए पहले ही ये फैसला लिया गया था कि मंदिर में पूजा पाठ जो भी है वो रोजाना की तरीके ही चलता रहेगा और लेकिन 4 धाम यात्रा के लिए जो दूर दराज से तीर्थयात्री आ रहे हैं वो नहीं आ सकेंगे। यात्रा स्थगित कर दी गई है। तो 4 धाम यात्रा के लिए SOP फिलहाल जो जारी हुई है उसमें यह कहा गया है कि ना तो टीका लगेगा और ना ही प्रसाद बांटा जाएगा। जिस तरीके से मंदिर में टीका लगाया जाता था और प्रसाद बांटा जाता था तो उस पर रोक लगा दी गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए तीर्थयात्रियों के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है और यात्रा भी स्थगित कर दी गई है।
उधर गैरसैंण में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 4 मई से 7 मई सुबह 5 बजे तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है और इसको लेकर जिला अधिकारी चमोली स्वाति एस भदौरिया ने 4 मई से 7 मई सुबह 5 बजे तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है और इस दौरान नगर पंचायत गैरसैंण के इलाके में आने वाली सभी दुकानें जिसमें आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर 7 मई सुबह 5 बजे तक के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेंगी, तो वहीं आवश्यक वस्तुओं की दुकान दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी और मेडिकल स्टोर पूर्ण रूप से खुले रहेंगे। साथ ही जिला अधिकारी ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। तो डीएम स्वाति एस भदौरिया ने यह आदेश जारी किया है। गैरसैंण में 4 मई से संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो जाएगा, यानी कि आज के दिन से संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो जाएगा। और मसूरी में कोविड कर्फ्यू में पुलिस लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है, जिसको लेकर मसूरी कोतवाल देवेंद्र असवाल बाजार में घूम रहे लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो वहीं बाजार में प्राइवेट वाहनों को किसी तरह की आवाजाही ना हो, इसको लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। तो कोविड कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। मसूरी कोतवाल देवेंद्र असवाल ने कमर कस ली है और बाजार में जो भी लोग बेवजह इधर उधर घूमते हुए नजर आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है। तो कई जिलों में देखा जा रहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा रहा है और कई जिलों में यह भी देखा जा रहा है कि लोग बेवजह इधर उधर घूमते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिनको रोकने के लिए पुलिस के तमाम आला अधिकारी खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं और लोगों को रोक रहे हैं। इधर से उधर आने जाने पर रोक लगाई जा रही है। जहां बाजार में जितनी भी दुकानें हैं वो बंद करने के पहले ही आदेश दे दिए गए थे कि 2 बजे तक सारी दुकानें बंद कर दी जाएंगी पूरे उत्तराखंड में, लेकिन इस सब के बावजूद ये बात शायद लोगों को समझ में नहीं आ पा रही है कि कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और इस वक्त लोगों को घर पर रहना चाहिए। और इधर गर्मियों के सीजन में पहाड़ियों पर आग लगने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। हरिद्वार में चंडी देवी के जंगलों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना दमकल विभाग को दे दी गई है। सूचना मिलने के बाद कई टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का लगातार प्रयास भी कर रही है। वन विभाग आग बुझाने में जुटा हुआ है, लेकिन इस सब के बावजूद जिस तरीके से गर्मियों के सीजन में पहाड़ियों में आग लगने की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, ये एक चिंता का सबब बना हुआ है वन विभाग की टीम के लिए भी और ग्रामीणों के लिए भी, क्योंकि इन्हीं पहाड़ी इलाकों से आग होते हुए कई ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच जाती है।